नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध में 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा महासभा। चार्टर का अनुच्छेद 7 तथा 8 संयुक्त राष्ट्र के अंगों से संबंधित सामान्य प्रावधान का विवरण देता है। चार्टर के अनुच्छेद 7 के अनुसार अंग दो प्रकार के हो सकते हैं। ये अंग है मुख्य अंग और सहायक अंग। मुख्य अंग वे हैं जो पहले से ही चार्टर द्वारा स्थापित किए गए हैं और जिनके नाम अनुच्छेद 7 के परिच्छेद 1 में उल्लेखित है। ये अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के सहायक अंग उन अंगों को कहा जाएगा जो भविष्य में इस चार्टर के अनुसार स्थापित किए जाएंगे। सहायक अंगों की स्थापना की प्रक्रिया के संबंध में अनुच्छेद 7 का अनुच्छेद 2 कोई प्रावधान नहीं करता। इस चार्टर के अनुसार शब्दों का प्रयोग चार्टर के अन्य प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। कुल मिलाकर मैं जिन अंगों की बात कर रही हूँ वो है संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। और ये मुख्य अंग जैसा कि मैंने बताया महासभा है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यासिता या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो सबसे पहले आज मैं आपको जिस अंग के बारे में बताऊंगी वो है महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इससे संबंधित प्रावधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 9 से 22 तक में वर्णित है, जिन्हें अध्याय 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का वो प्रमुख अंग है जिसके गठन की प्रक्रिया के बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का अनुच्छेद 9 महासभा के गठन के संबंध में प्रावधान करता है, जिसके अनुसार महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य होंगे। महासभा में प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि होंगे। महासभा का वार्षिक अधिवेशन न्यूयॉर्क के मुख्यालय में वर्ष में एक बार होता है, जो सितंबर के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर दिसंबर तक चलता है। किंतु महासभा ने 13 मार्च 2003 को एक संकल्प पारित कर यह निश्चय किया कि महासभा का सत्र प्रति वर्ष सितंबर 16 से आरंभ होगा। अतः महासभा का 58वां सत्र सितंबर 16, 2003 से आरंभ हुआ। इस अधिवेशन को महासभा का नियमित सत्र या वार्षिक सत्र कहा जाता है। प्रत्येक सत्र के लिए महासभा के अध्यक्ष का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। जब तक चालू सत्र के लिए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, तब तक पूर्व सत्र के अध्यक्ष द्वारा महासभा की अध्यक्षता की जाती है। अध्यक्ष सत्र के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ और समापन की घोषणा करता है। महासभा का विशेष सत्र या तो सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासचिव द्वारा या सदस्य राज्यों के बहुमत से या बहुमत की सम्मति से एक सदस्य राज्य द्वारा 15 दिन के अंदर बुलाया जा सकता है। आपातकालीन विशेष सत्र महासचिव द्वारा सुरक्षा परिषद के सदस्यों में से किन्हीं 9 सदस्यों के मत द्वारा उनके अनुरोध पर ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के 24 घंटे के अंतर्गत या संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बहुमत द्वारा या किसी सदस्य राज्य के अनुरोध पर सदस्यों के बहुमत की सम्मति से बुलाया जा सकता है। मतदान की पद्धति महासभा में प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होता है। इस प्रकार महासभा में सदस्यों के समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाता है, जिसके संबंध में अनुच्छेद 18 के परिच्छेद 2 में प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के संबंध में सिफारिश,
अन्य अंगों के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का प्रवेश, निलंबन और निष्कासन, न्यासिता प्रश्नों और बजट संबंधी मामलों को भी शामिल किया जाता है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। महासभा स्वयं बहुमत के मतदान द्वारा प्रश्नों के उन नए संवर्गों को जोड़ सकती है जिनका निर्णय 2/3 बहुमत से किया जाना है। यह प्रावधान अनुच्छेद 18 के परिच्छेद 3 में किया गया है। कार्य और शक्तियां, ये जानने से पूर्व मैं ये बताना चाहूँगी कि 11 सदस्यों ने महासभा से अपने मतदान अधिकार को बनाए रखने के लिए अनुरोध किए हैं, क्योंकि ऐसा विशेष परिस्थितियों से हुआ है। फिर है कार्य, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं उनके पास में। महासभा के कार्यों तथा शक्तियों का उल्लेख चार्टर के अनुच्छेद 10 से 17 तक के अधीन किया गया है। ये कार्य हैं जैसे सामान्य कार्य, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, विचार विमर्श, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जैसे विचार विमर्श प्रारंभ करना, सिफारिश करना, सामूहिक उपाय करना शांति के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं सामान्य कार्य की बात करती हूँ। महासभा विचार विमर्शी निकाय है। इसे संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र तथा विशिष्ट अभिकरणों को शामिल करके अन्य विभिन्न अंगों के कार्यों तथा किसी अन्य मामले के संबंध में विचार विमर्श, अन्वेषण, पुनर्विलोकन, पर्यवेक्षण तथा आलोचना करने की शक्ति है। अनुच्छेद 10 महासभा को व्यापक शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के क्षेत्र में आने वाले या इस चार्टर में प्रावधानित अंगों की शक्तियों और कार्यों से संबंधित किसी भी प्रश्न या विषय पर विचार विमर्श कर सकती है। विचार विमर्श के बाद महासभा इन प्रश्नों तथा विषयों पर सदस्य राज्यों को या सुरक्षा परिषद को या दोनों को सिफारिश कर सकती है। इस प्रकार शायद ही कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विषय हो जिस पर महासभा विचार विमर्श करने के लिए और सिफारिश करने के लिए समर्थ नहीं है। तो इस तरह महासभा को चार्टर द्वारा किसी भी मामले में विचार विमर्श करने के अधिकार व्यापक रूप से दिए गए हैं, किंतु महासभा के इस अधिकार की एक सीमा है। यह उन मामलों में विचार विमर्श नहीं कर सकती जो किसी राज्य के आंतरिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। चार्टर के अनुच्छेद 2 के परिच्छेद 7 में यह प्रावधानित है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो आवश्यक रूप से किसी राज्य के घरेलू अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त सिफारिश के संबंध में और न कि विचार विमर्श के संबंध में यह आशा की जाती है कि महासभा किसी ऐसे विवाद या परिस्थिति पर भी सिफारिश नहीं करेगी जो सुरक्षा परिषद के विचाराधीन है, यदि सुरक्षा परिषद ऐसा करने के लिए अनुरोध नहीं करती है तब तक। इस नियंत्रण का उद्देश्य महासभा तथा सुरक्षा परिषद के बीच संघर्ष को रोकना है। इसलिए महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी ऐसे विषय की सूचना महासभा को देता है जिसको सुरक्षा परिषद द्वारा निपटाया जा रहा है। तो इस तरह से जब सुरक्षा परिषद इन विषयों का निपटारा करना रोक देती है तो महासचिव महासभा को, या यदि महासभा सत्र में नहीं है तो सदस्य राज्यों को इसकी सूचना देती है। दूसरा कार्य है जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। चार्टर का अनुच्छेद 13 महासभा को 2 विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि के उद्देश्य के लिए अध्ययन कराने और सिफारिशें करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। प्रथम, राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का निरंतर विकास करने और उसको संहिताबद्ध करने में प्रोत्साहन देना। और दूसरा कार्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि करना तथा मूल वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना सभी के लिए मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। इन सब के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना भी महासभा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये एक प्राथमिक कार्य है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र
का अंग होने के कारण महासभा इस संबंध में 3 प्रकार से कार्यों को करती है। पहला, विचार विमर्श प्रारंभ करना। दूसरा, सिफारिश करना। तीसरा, सामूहिक उपाय करना, यानी शांति के लिए संगठित होने का संकल्प। ये कई तरह से किए जाते हैं, कई प्रावधान हैं इस कार्य को करने के लिए। सबसे पहला, जैसे हमने विचार विमर्श प्रारंभ करना, तो चार्टर के अनुच्छेद 11 के परिच्छेद 2 के अनुसार महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी विषय पर विचार विमर्श कर सकती है। ऐसे प्रश्नों पर विचार विमर्श तब किया जाता है जब वे संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य द्वारा या सुरक्षा परिषद द्वारा या चार्टर के अनुच्छेद 35 के परिच्छेद 2 के अधीन संयुक्त राष्ट्र के गैर सदस्य द्वारा महासभा के सामने लाए जाते हैं। फिर जैसे सिफारिश करना, तो चार्टर के अनुच्छेद 11 के परिच्छेद 2 के अनुसार महासभा विचार विमर्श के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने से संबंधित किसी प्रश्न पर संबद्ध राज्य या राज्यों को या सुरक्षा परिषद को या दोनों को सिफारिशें कर सकती है, लेकिन महासभा द्वारा उन विषयों पर सिफारिश नहीं की जा सकती जिन पर सुरक्षा परिषद विचार कर रही हो, यदि सुरक्षा परिषद ऐसा करने के लिए अनुरोध नहीं करती। तो इस तरह के मामलों में सुरक्षा परिषद के द्वारा अनुरोध करने पर ही महासभा कार्य करेगी। यद्यपि ऐसे मामलों में महासभा सिफारिश नहीं कर सकती, किंतु यह शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अन्य उपाय कर सकती है जो सिफारिश शब्द में शामिल नहीं हैं। इन सिफारिशों के अतिरिक्त महासभा को सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसी स्थितियों की ओर आकर्षित करने की शक्ति प्रदान की गई है जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे में पड़ने की संभावना हो। इसी तरह से अगला है जैसे सामूहिक उपाय करना, शांति के लिए संगठित होने का संकल्प। महासभा द्वारा किए जाने वाले सामूहिक उपायों के संबंध में चार्टर में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए प्रारंभ में महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सामूहिक उपाय करने के लिए प्राधिकृत नहीं थी, लेकिन महाशक्तियों की विचारधाराओं तथा नीतियों के अंतर ने पारस्परिक संघर्ष और उसके बीच असहयोग को प्रेरित किया। ऐसे संघर्ष के मुख्य परिणामों में से एक यह था कि महाशक्तियां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्राथमिक कार्य को प्रभावी ढंग से नहीं कर सकी जो उन्हें सुरक्षा परिषद द्वारा सौंपा गया था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपाय खोजना आवश्यक हो गया, क्योंकि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों द्वारा प्रयोग किए गए निषेधाधिकार के प्रयोग के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में असफल हो गई। इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के समर्थन से 3 नवंबर 1950 को महासभा के 5वें नियमित सत्र के समक्ष शांति के लिए संगठित होने का संकल्प पेश किया, जो 52 मतों द्वारा स्वीकार किया गया और संकल्प के विरोध में 5 मत दिए गए तथा 2 सदस्य अनुपस्थित भी थे। तो महासभा ने शांति के लिए संगठित होने के अधीन 3 नवंबर 1950 को 3 संकल्प को स्वीकार किया। इन 3 संकल्पों में से एक संकल्प ए वह संकल्प है जिसे यहाँ शांति के लिए संगठित होने का संकल्प कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य महासभा के द्वारा किए जाते हैं, और जैसे निर्वाचक कार्य है या सदस्यों के प्रवेश, निलंबन और निष्कासन की प्रक्रिया से संबंधित कार्य हैं, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो महासभा के द्वारा किए जाते हैं। तो अगले व्याख्यान में हम उन कार्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।